आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में नदी के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो धरातल के ऊपर समतल करने वाले बलों में बहता हुआ पानी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वर्षा का जो जल धरातल पर बहने लगता है उसे रन ऑफ या वाही जल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो जल है अन्य छोटी छोटी धाराओं से मिल करके एक सरिता का रूप ले लेता है, और जहाँ जहाँ से ये बहता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार से अपनी बहने की शक्ति, टकराव से और घोलने की शक्ति आदि विभिन्न क्रियाओं से बहने वाले स्थान पर अपनी एक अलग छाप छोड़ देता है। उसी की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। बहता हुआ जल जब चट्टानों को उनमें मिलने वाले खनिज लवणों को घोल कर अपने साथ ले जाता है तो इसे घोलीकरण कहते हैं। इससे घुलने की क्रिया द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो मात्रा में निश्चय ही अधिक होते हैं, और जिन चट्टानों से ये जल गुजरता है वहाँ से घुलने वाले पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। नदी में बहते पानी में अनेक कंकड़ पत्थर बहते चलते हैं, और जब ये कंकड़ पत्थर नदी के आधार तल में या नदी के किनारों पर दाएं या बाएं जब इनसे चोट पहुंचती है तो नदी के किनारे छिलते हुए जाते हैं और नदी का आधार गहरा होता हुआ जाता है। ऐसी क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। नदी के पानी में जो कंकड़ पत्थर उसके साथ बहते हैं, ये बहते हुए कंकड़ पत्थर जब नदी के आधार को गहरा करते हैं और किनारों को चौड़ा करते हैं तो ऐसी क्रिया अपघर्षण कहलाती है। और जब यही कंकड़ पत्थर बहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये दोनों क्रियाएं जैसे अपघर्षण होना और कंकड़ पत्थरों का आपस में टकराना साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले अपघर्षण होगा फिर सन्निघर्षण या पहले घोलीकरण होगा। ये सभी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से नदी अपनी घाटी को गहरा और चौड़ा करती हुई चलती है, जिससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे वी आकार की घाटी। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जब पहाड़ों पर नदियां बहती है तो पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई के कारण वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी सर्वाधिक लगता है। पहाड़ों पर बहने वाला जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अत्यधिक गति से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, और उस प्रवाहित होने वाले जल में बहने वाले कंकड़ पत्थरों की वजह से नदी अपनी घाटी को गहरा करता ही जाती है। तो उससे जो घाटी आकार बनता है उसे वी आकार की घाटी कहा जाता है।
दो पहाड़ियों के मध्य एक गहरा संकरा भाग, जो कि वी आकार की घाटी का ही एक भाग होता है, उसे गोर्ज कहते हैं। वी आकार की घाटी में जो ढाल होते हैं, जो इस चित्र में दिखाए गए हैं, उत्तल ढाल होते हैं। यानी घाटी की ओर जो ढाल है वो उभरे हुए होते हैं, उत्तल ढाल। फिर है जलप्रपात। बहते हुए पानी के रास्ते में जब कठोर और मुलायम चट्टानों का स्थान आता है, तो मुलायम चट्टानें तो जल्दी से घिस जाती है, घुल जाती है, लेकिन कठोर चट्टानें जल्दी से न तो कटती है और न ही घुलती है। इस वजह से जो मुलायम चट्टानें हैं वो घिस घिस कर नीचे की ओर हो जाती है, जबकि कठोर चट्टान ऊपर जस की तस वैसे ही बनी रहती है और पानी फिर ऊंचाई से गिरने लगता है। इसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व में सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में। जलप्रपात कई प्रकारों से बनता है। अगर सीढ़ियों के आकार का जलप्रपात बने तो उसे सोपानी प्रपात कहते हैं। अगर पठार पर बने और सीधा पानी नीचे गिरे, कई बार ऐसे ही पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों के कारण कोई भाग नीचे चला जाता है और कोई भाग ऊपर रह जाता है, जैसे भ्रंश के कारण, उत्थान के कारण। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के भ्रंशनुमा प्रपात बन जाते हैं। ऐसे ही जो हिमानी क्षेत्रों में है, जहाँ हिमनदी की जो घाटियाँ होती है वो लटकती हुई घाटियों से जब पानी बहता है तो वहाँ बनने वाला लटकती घाटी प्रपात बन जाता है। फिर है जल गर्तिका। इसे पॉट होल भी कहा जाता है। जब जलप्रपात से पानी नीचे गिरता है, ऊपर अधिक ऊंचाई से नीचे गहराई की ओर गिरता है, तो जहाँ पानी गिरता है वहाँ पानी में मिलने वाले कंकड़ पत्थरों के कारण वो उस जगह भंवर के रूप में बहता हुआ पानी एक खड्डा कर देता है। उस खड्डे को जल गर्तिका या पॉट होल कहते हैं। संरचनात्मक सोपान। बहती हुई नदी घाटी में जब कठोर और मुलायम चट्टानें बिछी हुई होती है, तो उसमें क्या है कि जो मुलायम चट्टानें हैं वो जल्दी कट जाती है और जो चट्टानें हैं कठोर वो नहीं कट पाती। इनमें चट्टानें क्षैतिज रूप में रहती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो कठोर चट्टानें हैं वो नहीं कट रही, मुलायम चट्टानें कट जाती है। तो ऐसी बहती बहती नदी घाटी में जब नदी के किनारों की ओर सीढ़ियों जैसी आकृति बन जाती है तो उनको संरचनात्मक सोपान कहते हैं। और इसी प्रकार से जो नदी वेदिका है उसमें भी दाएं और बाएं और सीढ़ियों जैसी आकृति होती है, लेकिन नदी वेदिका में संरचनात्मक सोपान में अंतर यह है कि जो नदी वेदिकाएं होती है
वो बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती है। यानी पहले नदियाँ बाढ़ के समय में वहाँ तक पहुँच गई थी, अब वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो धीरे धीरे क्या है कि एक ऐसी आकृति बन जाती है जिसे नदी वेदिका कहा जाता है। फिर है नदी विसर्प। बहती हुई नदी पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है और महासागरों में मिलने से पहले जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ नदी बहुत ही धीरे धीरे बहती है, और धीरे धीरे बहने के कारण जो नदी में मिलने वाले कंकड़ पत्थर हैं वो गहराई में उसका अपरदन नहीं कर पाते, वो अपने दाएं और बाएं के जो किनारे हैं उनको अपरदित करते हुए चलते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि धीरे धीरे नदी के जो मोड़ हैं वो आपस में मिलने लगते हैं, और इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे नदी विसर्प कहते हैं। कभी कभी इन नदी विसर्पों की जो दोनों शाखाएं हैं वो बीच में से कट हो जाती है, और पानी का जो भाग है वो सीधा बहने लगता है, और ये घोड़े की नाल की आकृति का जो भाग है वो अलग हो जाता है। यहाँ झील का निर्माण हो जाता है, इसे गोखुर झील कहा जाता है। जैसे नदी कंकड़ पत्थरों से कटाव का काम करती है, वैसे ही जो उसमें बहने वाली मिट्टी है, पदार्थ है, उनको परिवहन करके छोड़ने का भी काम करती है, जिससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ये दोनों स्थलाकृतियाँ जब बनती है जब नदियाँ पर्वतों को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पर्वतों में ऊंचाई से नदी नीचे गिरती है, उनकी बहने की शक्ति ज़्यादा होती है, और जब बहने की शक्ति ज़्यादा होती है तो बहने वाले पदार्थों को उठाने की भी, बोझ को उठाने की भी शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये नदी की रफ्तार कम हो जाती है, और बोझ को उठाने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। और जब इन पहाड़ी और मैदानी के मिलन स्थल बिंदु पर जब नदियाँ अपने साथ बहने वाली मिट्टी का निक्षेप करती है, और ये निक्षेप जब पहाड़ों के किनारे किनारे पतला और आगे जाके चौड़ा हो जाता है शंकु की आकृति का, तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। और जब ये पंख के समान फैल जाता है तो इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है उसका दाएं और बाएं किनारों पर जमाव करती हुई चलती है, जिससे कि अपने आप ही प्राकृतिक बांध या तटबंध बन जाते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। डेल्टा, नदियाँ अंत में जाकर के अपना पानी सागर में गिरा देती है, और ये सागर में गिरने का जो कार्य है मिट्टी के साथ, सागर में गिरने से ठीक पहले नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी वितरिकाओं में बंट जाती है, और जब एक चाप की आकृति में डेल्टा का निर्माण करती है तो उसे चापाकार डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मेक्सिको की खाड़ी में जो मिसिसिपी नदी है वो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, उसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। भारत में नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये नदियां एक लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें क्या है कि जो सागरीय जल होता है वो नदियों के द्वारा जमा करने वाली मिट्टी को
बहा करके ले जाता है, वहाँ मिट्टी जमने नहीं देता। तो एक लंबा पतला संकरा नुमा आकार बनता है जिसे एस्चुरी डेल्टा या ज्वार नदमुख डेल्टा कहा जाता है। वे डेल्टा जो लगातार बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, उन्हें वर्धमान डेल्टा कहते हैं, जैसे गंगा का डेल्टा। प्रत्यक्ष डेल्टा जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़ करके दूसरा डेल्टा बना देती है तो पहले वाले को प्रत्यक्ष डेल्टा कहा जाता है। जैसे चीन के अंदर येलो नदी जो है वो ऐसा कार्य करती है।